इतने लंबे चौड़े इंतजार के बाद आखिरकार बीसीसीआई ने इंडियन टीम डिक्लेयर कर ही दी थर्ड टेस्ट मैच के लिए एटलीस्ट। और उसी के साथ हमारे बेचारे अंडर 19 वाले बच्चे मैच हार भी गए, फाइनल मैच। और वो मैच के पहले मुझे हिमांशु पाल ने पूछा था कि मैच का क्या होने वाला है, तो मैंने ये तो साफ साफ बोला कि भाई ये तो वन साइडेड, इंडिया हरा देगी ये फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 बच्चों का जो सेमीफाइनल मैच मैंने देखा था पाकिस्तान के साथ, उसके हिसाब से मुझे लगा कि ये तो बहुत डर डर के खेल रहे थे। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा अनलाइक ऑस्ट्रेलियंस खेल रहे हैं। और उसी के अगेंस्ट इंडियन टीम जो थी वो बच्चे तो बहुत अच्छा खेल रहे थे। इन लोगों ने तो काफी ठीक ठाक खेला सेमीफाइनल में, हालांकि इनकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी, लेकिन जिस तरह से बैटिंग की इन लोगों ने, मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया को ये पीट देंगे। और फाइनल मैच में हुआ तो एकदम ही उल्टा। और जो जैसा ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में खेली थी वैसा इंडिया खेली, बिल्कुल ही डरे हुए सहमे हुए से बिल्कुल लग रहे थे। इन लोगों का तो पता नहीं क्या हुआ है। और वही मुझे लगता है ये बड़ी टीम का जो सिंड्रोम है ना, ये डर का, वो इन लोगों को भी छू के चला गया। हालांकि अभी तक किसी भी अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम में जो इंडियन टीम का परफॉर्मेंस रहा है, कभी भी वो लोग ऐसे ऐसे डरे सहमे हुए मुझे दिखे नहीं। लेकिन ये बिल्कुल ही वन साइडेड तरीके से हार गए। और ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑस्ट्रेलिया के जो बच्चे थे वो बहुत ही ज्यादा चढ़ के खेल रहे थे। और कंडीशंस तो खैर स्विंग बॉलिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी। इंडिया टीम ने खैर स्विंग बॉलिंग भी कोई बहुत अच्छी नहीं की। इन लोगों ने स्पिनर्स ज्यादा खिला लिए, खिला क्या लिए, अब इनके पास हैं ही ज्यादा स्पिनर्स। ये जो डर वाली जो बात है ना, इसमें मुझे लगता है कि ये जो इंडियन सीनियर टीम और जूनियर टीम जो इस बार खेली खास तौर पे, तो ये जो नॉकआउट में जो प्रेशर्स आ जाते हैं ना इनके ऊपर, जो ये बहुत ज्यादा डर के खेलते हैं, मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा रीजन एक हमारा जो कल्चरल डिफरेंस है ना हमारी कंट्री में और दूसरी कंट्रीज में, वो ये है कि हमारे यहाँ बच्चों को शुरुआत से ही, बिल्कुल बचपन से ही ये बताया जाता है कि भैया पढ़ाई कर लो, अगर पढ़ाई नहीं की तो फिर कहीं के नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे, और ऐसा करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, वैसा करोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा बच्चों को थोड़ा सा डरा के रखते हैं कि अरे ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, और अगर तुमने इंजीनियरिंग नहीं किया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, या डॉक्टर नहीं बने तो बस तुम्हारा तो तुम बर्बाद हो। और जबकि आजकल इतने ज्यादा वेन्यूज आ गए हैं, उसके बावजूद भी पेरेंट्स फिर भी बच्चों को वही आईआईटी की तैयारी और मेडिकल की तैयारी, और इसके लिए बिल्कुल 5वीं क्लास से जो तैयार करके रखते हैं, और उसके पीछे जो डर का माहौल रहता है, तो बच्चों में बचपन से ही ये चीज आ जाती है कि अगर हम फेल हो गए तो फिर तो बहुत ज्यादा मुसीबत होने वाली है, घर पे बहुत डांट पड़ेगी, या फिर ये है कि हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो वो अल्टीमेटली शुरुआत से ही वही चीज बच्चों के मन में घर कर जाती है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रीजन है। और जो प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं, वो चाहे पढ़ाई में हो चाहे खेल में हो, तो वो हमको हमेशा देखने को मिलता है। जैसे इंडियन टीम के साथ भी अभी पिछले 10-12 साल से जो हो रहा है, तो वो यही है कि ये लीग मैचेस तो बड़े अच्छे से खेलते हैं, लेकिन फाइनल मैच में जाके फिर वो परफॉर्मेंस का जो एक्सपेक्टेशन का जो प्रेशर है, उसकी वजह से ये लोग बाउ डाउन कर जाते हैं। और यही रीजन मुझे लगता है। अब लेकिन ये है कि ये कल्चर हम चेंज कर पाए, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन की वजह से कंपटीशन इतना ज्यादा है। पेरेंट्स भी कुछ गलत नहीं है, पेरेंट्स भी ये बताते हैं कि भाई कंपटीशन इतना ज्यादा है, एक सीट के लिए अगर 50,000 लोग कंपटीशन में हैं तो फिर आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, पेरेंट्स को भी थोड़ा ये कहना चाहिए कि भाई ठीक है, कोशिश करो, अगर नहीं हो पाते हो तो कोई बात नहीं, दूसरा कुछ देख लेंगे हम। तो वही चीज है, खेल में भी यही होता है कि ये अब जिस तरह से वर्ल्ड कप 50 ओवर का जो हम फाइनल मैच हारे, तो वो सीधे सीधे दिख रहा था कि जिस तरह से डर के मारे इन लोगों ने पिच ही चेंज कर दी। तो और वो बाद में फिर वो पहला विकेट गिर गया, फिर उसके बाद रोहित शर्मा जब आउट हुआ, उसके बाद जिस तरह से इन लोगों ने बैटिंग की, तो वो साफ समझ में आ रहा था कि अब ये इन लोगों को बुरी तरह से हारने का डर लग रहा है, और कहीं आउट ना हो जाए, इस वजह से वो बिना चौका मारे ही खेलते रहे। तो ऐसे भी खेलने का फायदा नहीं था। खैर, ये तो इस बारे में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं।
तो मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेशन का प्रेशर जो है ये ही परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। और अब इसको पेरेंट्स को अपने बच्चों में शुरुआत से ही ये इनकलकेट करना चाहिए कि नहीं, यू ट्राई योर बेस्ट, और उसके बाद फिर देखा जाएगा। आज तो एवेन्यूज बहुत ज्यादा हैं, इंजीनियर नहीं बने, डॉक्टर नहीं बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बने तो क्या हो गया, आज बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि तभी जाके जब ये कलेक्टिवली सारी सोसाइटी इस तरह से सोचेगी तभी हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। अदरवाइज ये प्रेशर जो है ये बच्चों को परफॉर्म नहीं करने देता है। तो वही चीज हुई अंडर 19 में। मुझे वो बच्चों से ज्यादा शिकायत नहीं है, लेकिन बच्चे तो हार गए। अब मुझे लगता है कि हमारे बड़े भी अब इस सीरीज में हारने वाले हैं। बीसीसीआई ने जो टीम्स डिक्लेयर की है वो रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, केएस भरत, अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और एक नया लड़का है आकाशदीप। अब ये देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है जडेजा और केएल राहुल के ऊपर। ये बहुत अच्छा हुआ। मैंने जब टीम डिक्लेयर की थी ना उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं किया, क्योंकि मुझे कोई लोग कह भी रहे थे कि अरे आपने वीडियो नहीं किया। तो मुझे मालूम था कि अभी तो बहुत सारा पानी निकलना है ब्रिज के नीचे से, तो अभी, और वो हुआ भी वही। अब केएल राहुल का कल पता चला, परसों उसने अपना वीडियो डाला कि मैं फिट हूं, बढ़िया खेल रहा हूं, शॉट मार रहा हूं, और कल पता चला कि वो बाहर हो गया। अब पता नहीं वो थर्ड टेस्ट से ही बाहर हुआ है, पूरी सीरीज से ही बाहर हुआ है। विराट कोहली का तो पता चल ही गया हमको कि वो आने वाला नहीं है पूरी सीरीज में, तो उसके बारे में तो बात ही करना बेकार है। रविंद्र जडेजा का मुझे अभी भी डाउट है, जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि हैमस्ट्रिंग इंजरी इतनी जल्दी कैसे ठीक हो जाएगी। और मुझे तो सबसे बड़ा डर ये है कि ऐसा नहीं हो कि बीच टेस्ट में उसको फिर से प्रॉब्लम हो जाए, तो हम तो कहीं के ही नहीं रहेंगे। लेकिन ठीक है, अब देखते हैं जो भी है। अभी तो फिलहाल केएल राहुल बाहर है। अब केएल राहुल बाहर होने की वजह से केएस भरत की तो चांदी हो गई, उसकी लॉटरी लग गई। अब वो भले कैसा भी करे, कुछ भी करे, लेकिन केएस भरत को खेलना चाहिए। अब अटकलें लेकिन ये लगा रहे हैं लोग, ये पता नहीं कहां कहां से सोर्सेस की बातें लेके आते हैं कि नहीं केएस भरत को ये निकालने वाले हैं और ध्रुव जुरैल को मौका देने वाले हैं। अब देखिए ये चीज तो मुझे बिल्कुल जमती नहीं है, क्योंकि अब जैसा भी है वो उसको कम से कम कुछ तो एक्सपीरियंस है। अब ध्रुव जुरैल को लाके, या तो ध्रुव जुरैल कोई बहुत भयंकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेट्स में बैटिंग कर रहा हो या कीपिंग कर रहा हो तो बात अलग है। अदरवाइज तो ठीक है जो भी है। तो ये केएस भरत ने अब भले बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी हो, लेकिन एकदम नए लड़के को लाना, क्योंकि जब विराट कोहली अब बिल्कुल ही बाहर हो गया सीरीज से और केएल राहुल भी नहीं है, तो अब आपको रजत पाटीदार को तो खैर मौका देना ही देना था। और इसको श्रेयस को तो बहुत अच्छा हुआ भगा दिया इसको, और उसकी जगह सरफराज को आना चाहिए। हाँ, ये मंगूलाल अय्यर ने और भी गजब कर दिया एकदम। उसको जब इन्होंने बीसीसीआई ने टीम से निकाला तो उसको बोला कि तुम जाके रणजी ट्रॉफी खेलो, तो पट्टा कहता है कि नहीं मैं तो मतलब मैं फिट नहीं हूं। तो इधर बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम है उसने कहा कि नहीं ये तो परफेक्टली फिट है। तो फिर बोलता है कि नहीं मैं 30 बॉल जब खेल लेता हूं तो 30 बॉल खेलने के बाद मेरे कमर में ये हो जाता है, मेरा ये हो जाता है, मेरा वो हो जाता है। मतलब सीधी सी बात है कि रणजी ट्रॉफी खेलने नहीं जाना है। और अब रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि आईपीएल आने वाला है। रणजी ट्रॉफी खेलने गए और मान लो को चोट वोट लग गई तो फिर आईपीएल चला जाएगा, वो करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब ऐसे में अब बीसीसीआई को देखना है और हमको भी देखना है कि अब बीसीसीआई क्या करती है, कैसे डील करती है इनके साथ। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि शायद बीसीसीआई इज कमिंग हार्ड विद अ टफ स्टिक, कि अब ये दे विल ट्राई टू टीच अ लेसन टू दीज पीपल। क्योंकि उधर जो ईशान किशन है जो मेंटली फटीग्ड था, उसके बारे में ये खबर आ रही है कि वो तो बड़ौदा में हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, जबकि उसको तो क्लियर कट इंडिकेशन का इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि तुम जाके रणजी ट्रॉफी खेलो। लेकिन वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहा है और उसने तो बोल दिया कि तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारी ऐसी तैसी बीसीसीआई, और राहुल द्रविड़ तुम कौन होते हो, मैं तो इधर बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं या जो भी कर रहा हूं, लेकिन मुझे रणजी ट्रॉफी नहीं खेलना। तो ये तो सीधे सीधे चैलेंज करने वाली बात है। अब ऐसे में बीसीसीआई का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि अब देखना है कि एज ए बोर्ड आप क्या करते हो और कैसे डिसिप्लिन इनकलकेट करते हो और कैसे डिसिप्लिन रिस्टोर करते हो इंडियन टीम में।
इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, इस तरह का जो इनडिसिप्लिन है और इस तरह की ये जो हरकत कर रहे हैं कि आईपीएल खेलने के लिए रणजी ट्रॉफी को बाईपास कर रहे हैं, तो इनके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और अब देखते हैं क्या बीसीसीआई करती है, क्योंकि ऐसे में देखिए इनडिसिप्लिन को अगर आप एक बार बर्दाश्त करते हैं तो फिर आपको हमेशा करना पड़ता है और सभी के लिए करना पड़ता है। आप फिर पिक एंड चूज नहीं कर सकते। तो ये मंगूलाल अय्यर तो बाहर है। मंगूलाल अय्यर की जगह मुझे लगता है सीधे सीधे सरफराज खान को लेना चाहिए। रजत पाटीदार को बाहर निकालने का सवाल ही नहीं उठता। तो रोहित शर्मा तो देखिए कप्तान है, अब वो भले उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है पिछले 8 मैचों में, लेकिन अब रोहित शर्मा तो रोहित शर्मा है। और फिर उसके बाद आपका यशस्वी जायसवाल के ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। शुभमन गिल ने पिछले मैच में ही सेंचुरी मारी है, तो उसे तो टीम में रहना ही है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे रजत पाटीदार, 5वें पे सरफराज खान। फिर उसके बाद मेरे हिसाब से तो केएस भरत होना चाहिए। रविंद्र जडेजा फिट होता है तो रविंद्र जडेजा। अब ये लोग ये क्या करेंगे? अब रविंद्र जडेजा अगर आएगा तो बाहर कौन होगा? खैर मेरे हिसाब से तो मुकेश कुमार को तो बाहर होना ही चाहिए। मुकेश कुमार, अब अगर 2 सीमर्स के साथ आप जा रहे हो तो आपको फिर सिराज को लेके आना चाहिए। उस केस में 3 स्पिनर कौन होंगे? क्योंकि रविंद्र जडेजा को तो आप निकाल नहीं सकते। दूसरी बात, आप अक्षर पटेल को भी नहीं निकाल सकते क्योंकि उसकी बैटिंग भी चाहिए। अरे पिछले 2 मैचेस में उसने तो रन बनाए हैं। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के अलावा रन किसने बनाए? वो इसने अक्षर पटेल ने बनाए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया। लेकिन कुलदीप यादव को आप निकाल नहीं सकते। वो इसलिए क्योंकि इंग्लैंड के बैट्समैन जो रिवर्स स्वीप और उल्टे सीधे आड़े टेढ़े स्वीप नहीं मार पाए सेकंड टेस्ट मैच में, उसका बहुत बड़ा रीजन था कुलदीप यादव, क्योंकि उसकी बॉलिंग उनको समझ में नहीं आ रही है। मुझे तो लगता है कि अगर देखिए, लीविंग ऑल द सेंटिमेंट्स असाइड, अश्विन हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल इन दीज फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस। मेरे हिसाब से तो अगर कोई स्पिनर बाहर जाता है तो अश्विन को बाहर जाना चाहिए। वो 499 विकेट हो गए तो उसकी रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें उसको टीम में नहीं लेना है। परफॉर्मेंस भी तो होनी चाहिए ना। वो उसकी भी बहुत टिमिड अप्रोच है, डर के बॉलिंग करता है और बॉलिंग कोई बहुत ज्यादा उसने पेनिट्रेटिव नहीं की है, कोई मतलब जबरदस्त बॉलिंग नहीं थी उसकी। तो मुझे लगता है कि अश्विन को, लेकिन ये अश्विन को बिठाएंगे नहीं। अब मुझे तो देखना है, ताज्जुब हो रहा है कि ये क्या किस तरह से कैसे करेंगे ये। मेरे हिसाब से तो अश्विन को बाहर होना चाहिए। अश्विन की जगह आप सिराज को ले लो और अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और जडेजा, इन 3 को खिलाओ आप। तो आपका क्या है, 3 और 2 5 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर छठा, फिर अक्षर पटेल 7, जडेजा 8, या बैटिंग ऑर्डर तो इधर का उधर हो सकता है। फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह और सिराज और कुलदीप यादव। तो ये मेरे हिसाब से टीम होती है। इसके अलावा पता नहीं ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन अब मुसीबत बहुत ज्यादा होने वाली है क्योंकि इंग्लैंड इज कमिंग वेरी हार्ड। और मुझे तो बहुत सीरियस डाउट है कि ये जिस तरह से इंजरीज कंसर्न हुए हैं तो इंडिया ये सीरीज जीत पाएगी, इसके बारे में मुझे बहुत ही बड़ा डाउट है। मुझे तो लगता है कि अब इंग्लैंड इनको दचक देगी क्योंकि बैटिंग में इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। वही वाली बात, फियर ऑफ फेलियर। तो अब इनको ये डर भी बिल्कुल सता रहा होगा कि अगर हम ये सीरीज हार गए तो क्या होगा। और जब आप इस फियर ऑफ फेलियर के साथ जाते हो तो आपका ध्यान परफॉर्म करने के ऊपर नहीं होता है, आपका ध्यान बचने के ऊपर होता है। तो वही चीज हो जाती है, वही जो हम बचपन की बात कर रहे थे ना कि अगर मैं एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होगा। वो डर जब है तो फिर आपको सवाल याद कहाँ आएंगे? ना तो फॉर्मूले याद आएंगे, ना कुछ होगा, ना आपके लिखते टाइम हाथ कांपेंगे। तो वही सिचुएशन ये इंडियन सीनियर टीम के साथ अब होने वाली है। अब 3rd टेस्ट मैच से आप देखना, ये बहुत ज्यादा डर के खेलने वाले हैं कि अब अगर हम सीरीज हार गए तो क्या होगा। और जब आप इस फीलिंग के साथ जाते हो तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो। वही वर्ल्ड कप फाइनल वाली बात कि हार गए तो क्या होगा, तो अब हार ही गए ना। अब ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हारोगे ही ना तो जाके मारो। लेकिन ऐसे प्लेयर्स बहुत कम हुए हैं इंडियन क्रिकेट में। हिस्टोरिकली आप देख लो तो बहुत कम हुए हैं। कपिल देव, सुनील गावस्कर, कृष्णमाचारी श्रीकांत, रवि शास्त्री, ये संदीप पाटिल, इस तरह के कुछ लोग थे। कपिल देव जो मतलब कुछ भी हो जाए तो चाहे 17 रन पे 5 विकेट गिर जाएं 60 ओवर के मैच में, लेकिन मैं 175 ठोक के आऊंगा, फिर देखा जाएगा।
और डंके की चोट पे जाके बोल दूंगा वहां इंग्लैंड में कि मैं तो वर्ल्ड कप जीतने आया हूं, भले उसके पहले 2 वर्ल्ड कप में एक ही मैच जीते हों, लेकिन हम तो वर्ल्ड कप जीतने आए। तो जब तक आप ऐसे बोलोगे नहीं, तब तक तो आपकी डरपोक अप्रोच सामने समझ में आ जाती है सामने वाली टीम को, उनका हौसला वैसे ही डबल हो जाता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे हैव गॉट नथिंग टू लूज बिकॉज दे आर ऑन एन ओवरसीज टूर। इवन इफ दे लूज नोबडी इज गोइंग टू ब्लेम देम। बट यहां तो अब मुझे लगता है कि थोड़ी सी तो ये अप्रोच चेंज कर देंगे। इनको पता है कि हमने एक बार रन बना दिए तो इंडियन बैट्समैन की तो दम निकल जाने वाली है। तो चलिए 15 तारीख से मैच शुरू होने वाला है, देखेंगे क्या होता है, क्या टीम बनाते हैं ये लोग, किसको बाहर बिठाते हैं, किसको अंदर रखते हैं, और क्या कोई क्रांतिकारी डिसीजन लेते हैं टीम सिलेक्शन में। तो मिलेंगे अपन मैच के दिन। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।